हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि मित्रों इससे पहले जो चल रहा था वो मामला जेनेटिक्स का चल रहा था। आपने देखा ही था कि जेनेटिक्स का मामला चल रहा था। ठीक है मित्रों, जेनेटिक्स के काफ़ी लेक्चर्स हो चुके थे, मतलब हो चुके हैं, तो सोचा कि कुछ कोई और टॉपिक भी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे जेनेटिक्स में वो हो सकता है इंतज़ार कर रहे हों कि सर किसी और टॉपिक पर बनाएं, वीडियो बनाएं, डालें, देखें ज़रा। ठीक है ना मित्रों, अब सबके टेस्ट की बात है, किसके क्या टेस्ट है, कैसे क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने मित्रों ओवरऑल ये डिसाइड किया कि अब हम किसी दूसरे टॉपिक पर बना लेते हैं एक आध दो चार वीडियोस। तो मित्रों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी। क्या स्टार्ट करेंगे? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बल्कि मित्रों डाइवर्सिटी जो वर्ड है ये ना लिखकर, एक बायोलॉजी के हम स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, बायोडाइवर्सिटी वर्ड लिखना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि मित्रों जो डाइवर्सिटी वर्ड है ना वो मित्रों किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो दोनों हो। ठीक है ना। डाइवर्सिटी मित्रों किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्कर्स को लेकर डाइवर्सिटी हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मार्कर्स हैं, मार्कर्स को लेकर डाइवर्सिटी है ना मित्रों। जो फैन चल रहे हैं, पंखे, इनकी डाइवर्सिटी है। ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी मित्रों किसी भी चीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डाइवर्सिटी, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, और चाहे वो भले ही दोनों के लिए भी हम डाइवर्सिटी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों बेटर मेरे हिसाब से एक बायोलॉजिस्ट के लिए ये रहता है कि वो डाइवर्सिटी यूज़ ना करें, बल्कि क्या यूज़ करें? बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी हम लिविंग में की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बायोडाइवर्सिटी केवल लिविंग की बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो मित्रों इस शब्द को मैं लिख देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी इसके नीचे लिख देता हूँ, बायोडाइवर्सिटी। लो जी, तो हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी का कौन सा पोर्शन? डाइवर्सिटी का वो वाला पोर्शन जो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। डाइवर्सिटी तो मित्रों किसी की भी चीज़ को लेकर हो सकता है, कपड़ों को लेकर डाइवर्सिटी हो सकती है। ठीक है ना। और जो चीज़ लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सबको लेकर डाइवर्सिटी हो सकती है। तो हम बात सबको लेकर तो करने वाले हैं नहीं, हम तो बात करने वाले हैं लिविंग की। भाई डाइवर्सिटी में भी किसका? लिविंग का। तो लिविंग की अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मित्रों जो एस्टीमेट लगाया गया है, जो एस्टीमेट नहीं बल्कि जो एनसीईआरटी की बुक्स में है और अदर बुक्स में है, वो जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर जो डाइवर्सिटी है ना वो 1.7 टू 1.8 मिलियन तक है। 8 मिलियन ये दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। मित्रों सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो अर्थ की जो डाइवर्सिटी है ना, जो भी डाइवर्सिटी अर्थ पर मौजूद है ओवरऑल, वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअल में एक 3.6 और 3.7 मिलियन ईयर्स का ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का रिजल्ट है। मैंने कहा जो अर्थ पर डाइवर्सिटी है, जो भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी डाइवर्सिटी है अर्थ पर जो मौजूद है, वो एक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है। जो 3.6 मिलियन ईयर्स जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चला अर्थ पर, उसी का प्रोडक्ट है अर्थ पर जो भी ओवरऑल डाइवर्सिटी है।
ठीक है ना। ओवरऑल जो भी डाइवर्सिटी है वो क्या है, जो 3.6 और कह लीजिए ये भी कह सकते हैं कि 3.7, जो भी कहो, ठीक है ना। 3.5 मतलब एक्चुअल में जो डाटा है वो तो 3.5 है। देखिए जो 3.5 मिलियन ईयर्स का जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। वैलिड, ठीक। मित्रों जो ये डाइवर्सिटी बनी अर्थ पर, अब बात आ जाती है ये कैसे बनी। इवोल्यूशन से तो बनी, ये तो बात हमें समझ में आती है। मित्रों हम इवोल्यूशन में भी देखेंगे, एक्चुअल में इवोल्यूशन भी दो तरह का है, एक तो क्लैडोजेनेसिस है और एक एनाजेनेटिक है। मतलब एक क्लैडोजेनेसिस के तरीके से एवोल्यूशन हो, किसी स्पीसीज का कोई स्पीसीज क्लैडोजेनेसिस से बने, और एक एनाजेनेसिस है। मित्रों थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कर लेते हैं, क्या होता है क्लैडोजेनेसिस, क्या है एनाजेनेसिस, क्या है पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से तो पता लगा कि जी बायोडाइवर्सिटी क्या है, जो डाइवर्सिटी है अगर उसमें हम लिविंग की बात करें तो वो बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी, क्योंकि डाइवर्सिटी तो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। अगर अर्थ की हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है ओवरऑल, वो एक्चुअल में 3.5 मिलियन ईयर्स का जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चला है अर्थ पर, उसका प्रोडक्ट है जो भी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी है। बात समझ में आई, ठीक है मित्रों। तो ये तो मामला क्लियर हो जाता है। अब मित्रों हमने ये बात भी बोली कि जी जो इसका इवोल्यूशन हुआ इस डाइवर्सिटी का, वो मोस्ट ऑफ जो इवोल्यूशन है वो हुआ क्लैडोजेनेसिस। क्लैडोजेनेसिस क्या होता है मित्रों? क्लैडोजेनेसिस होता है मित्रों, मान लीजिए ये कोई स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज थी, इस स्पीसीज से यहां से इस स्पीसीज के पॉपुलेशन के कुछ बंदों में चेंज आया, कुछ बंदों में चेंज आया, मतलब ब्रांचेस निकल। जब एक स्पीसीज से दो ब्रांचेस निकली और ये ब्रांचेस जो निकली पॉपुलेशन की, इनमें इतना चेंज आया मित्रों कि ये आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए और ये इसके साथ भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए। तो मित्रों अब आपको देखिए कितनी स्पीसीज नजर आएंगी, 3 आ रही हैं। क्या था मामला? तो एक से स्टार्ट हुआ था, एक स्पीसीज थी, ब्रांचिंग पैटर्न से अलग हो गए, अलग होने के बाद मित्रों उनके अंदर इतना चेंज आया कि वो तीनों आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने के बाद एक स्पीसीज की जगह अब 3 स्पीसीज मौजूद हो गई। अब आगे मित्रों अगर ये कर ले, मान लीजिए ये भी ब्रांचिंग पैटर्न से, इसमें से भी पॉपुलेशन अलग हो और वो पॉपुलेशन में चेंज आए और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाए और वो एक नई स्पीसीज बन जाए। तो मित्रों इस तरह के पैटर्न से अलग होना, जो ब्रांचिंग पैटर्न होता है, इस तरह से अलग होना क्लैडोजेनेसिस कहलाता है। वैलिड है? क्या कहलाता है? क्लैडोजेनेसिस। तो अर्थ पर मित्रों जो चला मामला, जो डाइवर्सिटी का चला, वो ऐसे चला, ठीक है ना मित्रों। जो डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ही मजेदार टॉपिक है सच में। इसको पढ़ाने में भी मन लगता है और पढ़ने में भी मन लगता है। वो बात हम करेंगे, बीच बीच में करते रहेंगे, डोंट वरी। पहले एक बार टॉपिक की स्टार्टिंग कर दें, थोड़ा सा समझा दें, उसके बाद फिर मैं कुछ समझाऊंगा आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के पढ़ाने के बारे में और पढ़ने के बारे में कि आपको कैसे पढ़ना है। ये भी मैं मित्रों आपको बताऊंगा कि डाइवर्सिटी को हम किस तरह से सीखेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे। वैलिड? कोई बात नहीं।
तो मित्रों हमने बोला कि जी जो अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी मौजूद है वो प्रोडक्ट है 3.5 मिलियन ईयर्स के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है जो भी मौजूद है। और ज़्यादातर ये जो इवोल्यूशन हुआ वो क्लैडोजेनेसिस के थ्रू हुआ। क्लैडोजेनेसिस बोले तो ब्रांचिंग पैटर्न से सारी स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है मित्रों, एक एनाजेनेसिस भी दे रखा है, ऐसी बात नहीं है क्लैडोजेनेसिस ही है केवल, एनाजेनेसिस भी है। हम एनाजेनेसिस में देखेंगे जो इवोल्यूशन होता है ना वो ग्रेजुअल होता है, उसमें इवोल्यूशन ग्रेजुअल होता है। और मित्रों हम देखेंगे स्पीसीज जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एज ए इंटरब्रीडिंग ही, इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर या एज ए इंटरब्रीडिंग वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं, वो अलग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट उसमें नहीं होती। मित्रों हम देखेंगे उसको भी, कोई बात नहीं, ये बात इवोल्यूशन की है, इवोल्यूशन में करें तो मित्रों ज़्यादा बेटर है। चलो जी यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब मित्रों बात आती है कि अर्थ पर जी बायोडाइवर्सिटी है कितनी है। तो मित्रों जो बुद्धिजीवी हैं बायोलॉजी फील्ड के, वो एस्टीमेट जो लगाते हैं वो करीबन इतना लगाते हैं कि जी 300 लाख के आसपास कर है, लैक्स, इतने लैक्स के आसपास कर है। 300 किसी का मतलब 300 लाख बता दिया, किसी ने बता दिया आपका अराउंड थोड़ा ज़्यादा थोड़ा नीचे, ये एस्टीमेट है। तो इतना बताते हैं, बट मित्रों सच्चाई ये है जो किताबों में है। हम तो बात एस्टीमेट की नहीं करेंगे ना मित्रों। अब एस्टीमेट तो कोई कितना भी लगाए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब है उस बात से जो फैक्चुअल डाटा जो टैक्सोनॉमिस्ट ने अभी तक किया है, और वो कितना किया है वो अर्थ पर जो मौजूद है ना मित्रों, वो 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन तक है। ठीक है ना। अगर मैं मिलियन ना बोलकर मित्रों बात बोलूं इस तरह से कि जी लाख में बोलना चाहूं, तो मित्रों लाख में बोल दो कि करीबन कितना है, 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज तक मौजूद है। मिलियन ना बोले, लाख में कन्वर्ट करके बोले तो 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज मित्रों डिस्कवर्ड हैं। और इनमें से भी मित्रों जो दिया है करीबन 5 लैक्स, और ये तो है मित्रों प्लांट स्पीसीज, और मित्रों 12 लैक्स के आसपास कर ये है एनिमल स्पीसीज ज़्यादा डिस्कवर्ड है प्लांट के कंपैरेटिव। ठीक है ना। तो ये तो मित्रों बायोडाइवर्सिटी वो है जो अर्थ पर टैक्सोनॉमिस्ट ने ना एस्टीमेट नहीं की बल्कि बताया, जो कंफर्म है टैक्सोनॉमिस्ट, जो टैक्सोनॉमिस्ट है इसके बारे में कंफर्म्ड है कि इतना तो है, इतनी तो वो कर चुके हैं, आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, क्लासीफाई कर चुके हैं, ये अर्थ पर मौजूद है। तो इसका मतलब मित्रों हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल अब बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर खत्म हो गई है, अब जीव ही नहीं है और नई तरह के, मित्रों ऐसा नहीं है, है ना। नए ऑर्गेनिज्म भी डिस्कवर हो रहे हैं, उनकी नेमिंग की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, नेमिंग की जा रही है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उनका एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। बोले तो एफिनिटी बोल लीजिए मित्रों, आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल लीजिए, जो मर्जी आए वो बोल लीजिए, बात एक ही है। उस बात पर मित्रों बाद में आते हैं कि क्या पंगा है उसका, क्या मुद्दा है, वो हम समझाते हैं। पहले थोड़ी फीलिंग आए आपको। ठीक है जी। इतनी स्पीसीज हैं टोटल अर्थ पर जो टैक्सोनॉमिस्ट जिनको बता चुके हैं, जो फैक्चुअल डाटा है बुक्स के अंदर, जिनमें से इतना अराउंड प्लांट हैं और इतने अराउंड स्पीसीज एनिमल की है। बट मित्रों आप एक बात बताइए मुझे, एक बच्चा पूछता है मेरे से कि गुरुजी एक बात बताओ। मैंने कहा जी पूछो। कि सर जो ये स्पीसीज है
हम जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जो अर्थ पर मौजूद हैं टोटल प्लांट्स एंड एनिमल्स वो इतने हैं। मैंने कहा ठीक है, इतने हैं। तो कहता है गुरुजी एक बात बताओ, क्या अर्थ पर प्लांट और एनिमल ही है? आपने तो बताया था जी 5 किंगडम है, और 5 किंगडम में बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, और प्रोटिस्टा भी है, और प्लांटी भी है, और एनिमेलिया भी है। लेकिन बुक में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो प्लांट पर हैं, जो अर्थ पर मौजूद हैं, प्लांट्स और एनिमल्स टोटल मिलाकर वो कितने हैं। अभी भी मैंने लिखा था मित्रों, आपने भी देखा होगा कि 5 लाख स्पीसीज अराउंड बताई प्लांट की, 12 लाख स्पीसीज अराउंड बताया मैंने किसका, एनिमल का। तो क्या मतलब है इसका? तो मित्रों ऐसा नहीं है कि अर्थ पर केवल प्लांट और एनिमल का ही डाटा ये दिया गया है। ये तो मैंने इसलिए अराउंड लगाया, मैंने फिक्स नहीं बताया, इसलिए मैं अराउंड लगा रहा हूं, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है मित्रों, जो ये टोटल है ना, ये डिस्कवर्ड है, और डिस्कवर्ड में सारे ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड है। केवल आप अगर ये सोच लो कि जी केवल एनिमल और प्लांट ही इतने हैं, बाकी लोग जो हैं वो क्यों नहीं ऐड किए गए, लोग ना बोलो मित्रों, ठीक नहीं लगता, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे कि जी बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो हैं उनको भी करके इनमें ऐड करो और तब लिखो डाटा। तो मित्रों ऐड किए क्या हैं इसमें, वो किए हुए हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पर मौजूद हैं वो टोटल कितने हैं, वो इतने हैं। अब इसी में सब आ जाते हैं मित्रों, मोटे मोटे तौर पर बस प्लांट और एनिमल को बता दिया है बुक्स में, ठीक है ना। पर मुझे लगता है ठीक है, बुक्स ने काम अच्छा किया है, एनसीईआरटी में लिखा है 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। बट मित्रों अगर वो ये भी लिख देते कि इसमें जी बैक्टीरिया इतने हैं, फंगस इतनी है, एनिमेलिया इतना है, प्लेंटी इतना है, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेटर होता, तो ज़्यादा अच्छा, थोड़ा और अच्छा होता, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं मित्रों, ठीक है ना। बाकी प्रोटिस्टा भी है मित्रों, प्रोटिस्टा को मैं कोई ग्रुप नहीं मानता हूँ, प्रोटिस्टा को मैं कोई ग्रुप नहीं मानता हूँ। प्रोटिस्टा जो विटेकर साहब ने बनाया है ना मित्रों, पता नहीं क्या मूड में थे, कैसे भगवान जाने कैसे बना दिया मित्रों। प्रोटिस्टा कोई ग्रुप नहीं मानता मैं, कारण है किसी के भी ग्रुप को देखोगे ना मित्रों, आपको उस ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टर्स के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनके कैरेक्टर सिमिलर होंगे। आप प्रोटिस्टा को उठा लो, प्रोटिस्टा को मित्रों पता नहीं कहां कहां से ऑर्गेनिज्म को उठाकर डाला है भाई, और उसमें भी मित्रों पूरा रूल रेगुलेशन पूरे अप्लाई नहीं है भाई। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया डाल दिए, समझना आप, मोनेरा में डाल दिए सारे बैक्टीरिया, ठीक है डाल दो जी। प्रोटिस्टा एक ग्रुप बनाया, प्रोटिस्टा ग्रुप बनाया जिसमें डाल दिए सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स। बट मित्रों सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स अगर बनाया है आपने ग्रुप, तो मित्रों सारे की सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आने चाहिए थे प्रोटिस्टा में, कहीं और नहीं रहने चाहिए थे। लेकिन मित्रों हम देखेंगे विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन में ना कि हुआ क्या है, कुछ सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स प्लेंटी में भी पड़े हैं, क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला यूनिसेलुलर अलगी हैं, और किसमें हैं ये मित्रों, प्लेंटी में हम पढ़ते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, यूनिसेलुलर ईस्ट फंगस का एग्जांपल है, फंगस है मतलब एग्जांपल ही फंगस है। यूनिसेलुलर ईस्ट किसमें पढ़ते हैं, फंगस के अंदर पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ते मित्रों। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लेंटी में, जबकि पढ़ना कहाँ था, प्रोटिस्टा में। और मित्रों प्रोटिस्टा में आप कह रहे हो जी हम सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स को डाल रहे हैं, ठीक है डाल दो, लेकिन वहां देखेंगे जो मड्स है MOULDS मड्स, और कुछ अलगी डाली हुई है जो मल्टी सेलुलर है। तो बात अगर आप ये कह रहे हो कि जी प्रोटिस्टा वो ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स डाला गया, तो मित्रों नहीं है ऐसा मामला। और मित्रों देखना
आने वाले समय में होगा क्या कि जब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना रिजेक्ट किया जाएगा, आने वाले समय में कह रहा हूं, आज तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसके पास, सभी लोग मान रहे हैं। आने वाले समय में मित्रों ये भी फिनिश होगा जैसे और हुए, और भी तो हुए और हुए, तो आने वाले समय में मित्रों ये भी फिनिश होगा, क्योंकि इसमें कमियां हैं। और जब ये रिजेक्ट होगा, जब इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, तो मित्रों मुझे जो लगता है व्यक्तिगत तौर पे, वो ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ी जो कमी निकाली जाएगी वो यही निकाली जाएगी, प्रोटेस्टा को लेके। मित्रों और भी बने ग्रुप, तो ऐसा नहीं है केवल यही था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने जो दिया यही आया, ठीक है ना, और भी आए। मित्रों लीनियस साहब का देखेंगे हम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, तो लोगों को कमियां लगी उसमें, फ्यूचर में जब बाद में कमियां लगी। मित्रों एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखना, कभी आप ये मत सोचना कि जी ये अच्छा है ये बुरा है, ये बुरा है वो अच्छा है, नहीं। मित्रों टाइम के अकॉर्डिंग सारे की सारे क्लासिफिकेशन अच्छे हैं, जो जिस टाइम में बना है वो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट है, बट इन फ्यूचर उसमें कमियां निकलती हैं और फ्यूचर में उसको इवॉल्व करके या उसमें और अच्छी मॉडिफिकेशन करके एक नया सिस्टम दिया जाता है। तो अगर मैं आज के हिसाब से सोचूं तो मित्रों जो लीनियस साहब का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो बेकार था, ठीक है ना। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया मित्रों लीनियस साहब ने, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया हैकल साहब ने दिया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वो कॉपलैंड साहब ने दिया, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया विटेकर साहब ने दिया। अब विटेकर साहब के क्लासिफिकेशन से भी मित्रों एक जो कार्ल वूज साहब है उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ की, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की और किए कुछ नहीं, किए सिर्फ इतना वो कि जी बैक्टीरिया जो मोनेरा बनाया था, विटेकर साहब ने जो मोनेरा बनाया है ना, बनाया था नहीं बनाया है जो, उसमें से जो बैक्टीरिया उसमें थे उन बैक्टीरिया को 2 किंगडम में बांट दिया, एक तो को आर्ची बैक्टीरिया बोल दिया और एक को ट्रू बैक्टीरिया बोल दिया, बस बन गई जी 6 किंगडम। तो मित्रों कमियां हैं, रहती हैं कमियां, रह जाती हैं, आने वाले टाइम में वो कमियां दूर होती हैं। तो मित्रों जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जिस टाइम का होता है वो उस टाइम में बेस्ट होता है, अच्छा होता है, फ्यूचर में और अच्छा बनाया जाता है, और अच्छा बनाया जाता है तो कोई और अच्छा क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम मित्रों सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी क्लासिफिकेशन रिजेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, सब उस टाइम के अपने बेस्ट क्लासिफिकेशन है, फ्यूचर में वो आकर बेकार हो जाते हैं। अब जैसे मित्रों आज मैं बोलूं कि विटेकर साहब का अच्छा था या लीनियस साहब का अच्छा था, तो ऑब्वियस सी बात है विटेकर साहब का मैं ठीक बताऊंगा, लेकिन मित्रों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीनियस साहब का गलत था या हैकल साहब का गलत था, कॉपलैंड साहब का गलत था, ऐसा नहीं है, वो भी सही थे अपने टाइम पर, वैलिड, ठीक है मित्रों। तो बात कहाँ चल रही थी हमारी मित्रों, बात चल रही थी जो हम चल रहे थे प्रोटेस्टा की जी। मैं प्रोटेस्टा को कोई ग्रुप नहीं मानता, मैं प्रोटेस्टा की बात नहीं करता, इस पर बात थी हमारी। तो मित्रों ठीक है अगर बुक में थोड़ा बता देते कि जी ये तो बता दिया कि इतनी टोटल स्पीसीज अर्थ पर मौजूद हैं, लेकिन अब थोड़ा ये भी बता देते, आइडिया दे देते तो और अच्छा था, जो बुक्स में नहीं दिया है। कोई बात नहीं मित्रों, मैं थोड़ा रफली एक आइडिया दे देता हूं आपको। तो मित्रों अभी तक जो टैक्सोनोमिस्ट, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं, सुन लीजिए, अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो मित्रों जो हमारे टैक्सोनोमिस्ट अभी तक ढूंढ पाए हैं, जिनको सही से कल्चर कर पाए हैं और जिनकी फिजियोलॉजी के बारे में हम आज जानते हैं, वो है 30,000। इतने बैक्टीरिया का ये कल्चरेबल बैक्टीरिया है जिनका कल्चर किया गया है और जिनकी फिजियोलॉजी आज हम जानते हैं, वैलिड।
मित्रों दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं फंगस के बारे में। फंगस, अब फंगस का क्या है ना मित्रों, फंगस में एक्चुअल में जो एस्टीमेट लगाया गया था, सबसे पहले फंगस का जो एस्टीमेट लगाया गया था वो लगाया गया था मित्रों 1971 में। देखिए फंगस के बारे में इन 1971 एक एस्टीमेट लगाया गया मित्रों, हॉक्सवर्थ एस्टीमेट बोलते हैं, हॉक्सवर्थ एस्टीमेट, हॉक्सवर्थ एस्टीमेट, एस्टीमेट हॉक्सवर्थ एस्टीमेट के हिसाब से 1971 में जो किया गया था वो ये बताया जा रहा था कि 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं फंगस की। कितनी? 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं। ये एस्टीमेट था जो 1971 में हॉक्सवर्थ एस्टीमेट। अब मित्रों एस्टीमेट अलग होता है और फैक्ट अलग होता है। जैसे एस्टीमेट तो ठीक है, एस्टीमेट तो हम भी लगा रहे हैं कि अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी भाई इतनी हो सकती है, किसी ने लगाया 300 लाख हो सकती है, कि कोई बोले 400 हो सकती है, कोई बोले 1000 हो सकती है, तो वो तो एस्टीमेट है। ठीक है, एस्टीमेट ठीक है, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एस्टीमेट अलग अलग हो सकता है सब लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का। तो 1971 में हॉक्सवर्थ जो एस्टीमेट था उसके अकॉर्डिंग फंजाई इतनी थी। लेकिन मित्रों 2020 तक जो साइंटिस्ट ने अभी तक फंजाई को अच्छी तरह रिकॉर्ड कर लिया है, टैक्सोनॉमिस्ट ने जो रिकॉर्ड किया है अभी तक वो किया है 1,48,000। इतनी फंगस को टैक्सोनॉमिस्ट रिकॉर्डेड है, मतलब ये कंफर्म्ड है कि इतनी फंजाई टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो बता चुके हैं। मित्रों एक एस्टीमेट और लगाया गया था 1971 के बाद, ये नहीं है कि एस्टीमेट नहीं लगाया, एक 1971 के बाद एस्टीमेट एक 2017 में भी किया गया था। तो 2000 एस्टीमेट मैंने लिख दिया, 1971 के एस्टीमेट के हिसाब से तो इतनी मिलियन स्पीसीज हैं। 2017 के एस्टीमेट के हिसाब से अगर देखें हम एस्टीमेट, तो मित्रों ये इनको बताया गया 2.22 3.7 मिलियन, ये इसका है। लेकिन मित्रों जो मॉडर्न एस्टीमेट कहता है वो कुछ और कहता है, वो कहता है कि जी 11.2 से लेकर 13.7 तक, 7 मिलियन तक स्पीसीज हैं फंगस की ये। लेकिन मित्रों एस्टीमेट तो एस्टीमेट है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एस्टीमेट लगाया था 1971 में कि इतनी मिलियन है, तो 2020 तक रिकॉर्डेड कितनी थी? 1,48,000 फंगस की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया। तो एस्टीमेट ऐसा नहीं है, एस्टीमेट भी किसी बेस पर लगता है कि जी कैलकुलेशंस के बेस पे लगता है। आखिर एस्टीमेट कोई हम आप तो लगा ही नहीं रहे, साइंटिस्ट लोग लगाते हैं, बात की वैल्यू है। बात समझ में आई? तो ये फंगस के बारे में हो गया। तो मित्रों बाकी तो मैंने प्लांट और एनिमल का लिख ही दिया है, इसलिए मैंने अराउंड बोला था, फिक्स नहीं बोला था। अब उनमें से आप निकाल लीजिए, ये डाटा निकाल लीजिए, बाकी जो बच गया वो प्लांट और एनिमल का ही बच गया है। बात समझ में आई मित्रों? तो ये था इसके बारे में। अब मित्रों थोड़ा सा हम, ये तो हमने आपको थोड़ा बता दिया कि हुआ क्या। अब थोड़ी सी हम बात पर इस पर भी आएंगे जो ज़्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को कि जी टैक्सोनॉमी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है, नियो सिस्टमैटिक्स क्या है, इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करना मित्रों जरूरी है। देखिए मित्रों मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा, कुछ सुना, मैं वो बताता हूं।
मैंने क्या सुना, मैंने सुना कि जी जो है वो जो डाइवर्सिटी हो, डाइवर्सिटी, एक वर्ड बायोडाइवर्सिटी आ जाए और एक वर्ड टैक्सोनॉमी आ जाए। ये एक्चुअल में सिनोनिम शब्द है, ये सिनोनिम की तरह यूज कर लिए जाते हैं, बट डाइवर्सिटी कोई भी बोलता है। अगर एक बायोलॉजिस्ट है तो बायोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छा बोलेगा तो बायोडाइवर्सिटी बोल देगा, लेकिन इन्हीं को अगर हम टेक्निकली बोलें, टेक्निकली अगर इनको बोले हम, तो हम टैक्सोनॉमी बोले तो अच्छा है। मित्रों मैंने पढ़ा है तो बताया मैंने, कुछ किस बुक्स में है ऐसा। तो मित्रों मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मित्रों, वो भी मैं आपको बताता हूं। कि जी डाइवर्सिटी तो बात समझ में आती है कि जी डाइवर्सिटी जो है वो हम किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो या फिर दोनों। ठीक है, ये तो मैंने भी बोला, बोल सकते हैं, नो डाउट। बायोडाइवर्सिटी अगर हम केवल लिविंग को लेकर बोल रहे हैं तो मित्रों बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अगर ये कह रहे हो, कोई किताब ये कह रही है कि जी बायोडाइवर्सिटी का टेक्निकल वर्ड टैक्सोनॉमी है, तो मुझे वो बात सही नहीं लगी। उसका मैं कारण बताऊंगा आपको, डोंट वरी, मैं कारण बताऊंगा मित्रों। बिना, ऐसा नहीं है कि मैं कारण बताए, मैं अब ऐसे तो नहीं उंगली उठा सकते ना किसी बुक पर। तो ठीक है, उन्होंने बोला जी टेक्निकली मतलब अगर हम बायोडाइवर्सिटी को बोलें तो हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। समझिए कैसे नहीं बोलेंगे। मित्रों देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा लिविंग, समझना बात को, मैंने एक वर्ड लिखा लिविंग, ठीक है, आप भी लिविंग हो, मैं भी लिविंग हूं, मक्खी भी लिविंग है, मच्छर भी लिविंग है, कोई और इंसेक्ट है वो लिविंग है, जानवर भी जो हैं, जानवर एनिमल तो सभी हैं खैर, लेकिन हम देसी भाषा में देखें तो जो हमारे वो जानवर होते हैं वो भी लिविंग। मित्रों सबको हम लिविंग कहते हैं, बट क्या मैं इसको बायोलॉजी बोल सकता हूं? आप बताइए। मैंने एक शब्द लिखा लिविंग, मैं बोलता हूं जी मैं लिविंग हूं, आप लिविंग हो। अब मैं अगर ये बोलूं कि नहीं, मैं तो टेक्निकली लिविंग ना बोलकर आपको टेक्निकली बायोलॉजी बोलूंगा, तो क्या ये बात सही है? क्या टेक्निकली मैं अपने आप को बायोलॉजी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। क्यों? पता है आपको फर्क, क्योंकि लिविंग जो है उसमें पता है, और जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी मित्रों स्टडी ऑफ लिविंग को हम बायोलॉजी कहते हैं। एक्चुअल में क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बायोलॉजी होता है। तो मैं लिविंग को बायोलॉजी नहीं बोल सकता और ना बायोलॉजी को लिविंग बोल सकता हूं, दोनों चीजें अलग हैं। कि जी मुझे अब यही एग्जाम्पल था, जैसे मैंने बोला कि मित्रों मैं लिविंग हूं, मैंने आपको बताया मैं लिविंग हूं, आप लिविंग हो, क्या मैं आपको बायोलॉजी बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। मुझे बोल सकते हो बायोलॉजी? नहीं बोल सकते। अरे लिविंग चीज अलग है और लिविंग की स्टडी चीज अलग है। मित्रों मैं खड़ा हूं, बायोलॉजी को खड़ा करके दिखाओ यहां, मैं बोल सकता हूं, बायोलॉजी को बोल कर दिखाओ। चलो हर कोई नहीं बोल पाता, मैं चल सकता हूं, और एक जो एक्टिविटी है जो लिविंग कर सकता है, बायोलॉजी करके दिखाए वो। तो बायोलॉजी तो मित्रों क्या है? बायोलॉजी केवल एक स्टडी है, पढ़ना, अध्ययन करना, सीखना, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है हम उसको बायोलॉजी बोलते हैं, ना कि लिविंग को हम बायोलॉजी बोलेंगे।
ये बात तो समझ में आई आपके कि जी हम लिविंग को बायोलॉजी नहीं बोल सकते। तो वैसे ही मित्रों एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। समझना बात को ध्यान से और सोचना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। एक वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मित्रों बायोडाइवर्सिटी वो है जो भी अर्थ पर लिविंग की डाइवर्सिटी है, जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर रह रहे हैं वो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कहलाएगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग है। बायोडाइवर्सिटी तो लिविंग है, समझे बात को। लेकिन टैक्सोनॉमी क्या है? द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमी बायोडाइवर्सिटी की स्टडी को कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी is called taxonomy। और इस टैक्सोनॉमी में भी किन किन चीजों की स्टडी करना, किन किन चीजों को लेकर स्टडी करना, ये नहीं है कि ओवरऑल स्टडी की है, नहीं। जब स्टडी करेंगे तो स्टडी को हम टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। और इस टैक्सोनॉमी के अंदर भी हम 3 चीजों की स्टडी करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करेंगे बायोडाइवर्सिटी में। आइडेंटिफाई होता है तो ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कोई चीज नई है, ऑर्गेनिज्म नया है, स्पीसीज कोई नई है, तो किसी भी एक कैरेक्टर को बेस बनाकर हम नाम दे देंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नामकरण भी हो गया जी, हमने नाम भी रख दिया। अब हम क्लासिफिकेशन करें उसकी ग्रुपिंग करें। क्लासिफिकेशन अगर इन पॉइंट्स को लेकर हम किसी भी एरिया के बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं तो हमने बोला हमने उस एरिया की हमने टैक्सोनॉमी स्टडी की, हमने उस एरिया की टैक्सोनॉमिक स्टडी की, या हमने उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी की स्टडी की। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? बायोडाइवर्सिटी लिविंग है। बायोडाइवर्सिटी तो वो है अर्थ पर जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी इज ए लिविंग। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी है एक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करना, और स्टडी में किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी करना, जिन पॉइंट्स को हम लेकर स्टडी करेंगे, मतलब किन किन पॉइंट्स से स्टडी करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ये है मित्रों टैक्सोनॉमी। अब जो टैक्सोनॉमी होती है मित्रों, इसका एरिया बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, टैक्सोनॉमिक स्टडी हो सकती है पूरे देश में कर लो आप। टैक्सोनॉमिक स्टडी आप किसी छोटे एरिया की कर लीजिए, वो भी एक टैक्सोनॉमिक स्टडी कहलाएगा। ठीक है ना? अगर छोटे एरिया में या बड़े एरिया में आप स्टडी कर रहे हैं प्लांट को लेकर तो वो प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाएगा। अगर मित्रों आप स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स को लेकर तो एनिमल टैक्सोनॉमी कहलाएगा वो। बट आप मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि जी बायोडाइवर्सिटी जो है वो टेक्निकल, वो जो बायोडाइवर्सिटी है हम उसको टेक्निकली बोलेंगे तो टैक्सोनॉमी बोलेंगे ना मित्रों, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक लिविंग चीज है। बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर जो है वो लिविंग है, और टैक्सोनॉमी जो है वो एक स्टडी है बायोडाइवर्सिटी की, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जिसमें हम किन पॉइंट्स को लेकर स्टडी करते हैं? जिनमें हम इन पॉइंट्स को लेकर स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक है ना? इन चीजों की हम स्टडी करते हैं। एक मित्रों सिस्टमैटिक्स है टर्म। सिस्टमैटिक्स में भी हम स्टडी करते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट और बढ़ जाएगा,
उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर सिस्टमैटिक्स की मैं बात करूं कि सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, तो सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, वही बायोडाइवर्सिटी की, जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पर मौजूद है। बस उसमें एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक पॉइंट बढ़ जाना है। न्यू सिस्टमैटिक्स क्या है? न्यू सिस्टमैटिक्स ये है मित्रों कि जब हम स्टडी करेंगे और स्टडी करते टाइम हम टैक्सोनॉमी, जब टैक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे और टैक्सोनॉमिक स्टडी करते टाइम अगर हमें कोई दिक्कत आती है तो हम वहां पर कुछ और चीजों की हेल्प लेंगे। जैसे मित्रों कुछ टर्म पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी के टाइप पढ़ेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कोई टैक्सोनॉमी अलग से टैक्सोनॉमी नहीं है, ये वो चीज है कि जब टैक्सोनॉमिक स्टडी करेंगे और हमें टैक्सोनॉमिक स्टडी में अगर दिक्कतें आती हैं तो हम कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी की हेल्प से हम अपनी टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। वैलिड? या सिस्टमैटिक स्टडी करें हम, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। क्योंकि सिस्टमैटिक्स में मित्रों एक चीज और ऐड हो जाती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, इसमें नहीं है टैक्सोनॉमी। इवन मैंने तो यहां तक भी कुछ बुक्स में देखा है कि टैक्सोनॉमी में लिखा कि टैक्सोनॉमी में 4 पॉइंट्स की स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और ये तुम्हारा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एफिनिटी बोलिए आप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या एफिनिटी वो एक ही बात है, उनकी स्टडी करना कहलाता है टैक्सोनॉमी ना? बिल्कुल नहीं मित्रों। टैक्सोनॉमी 3 चीजों के लिए होती है। टैक्सोनॉमी में 3 स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ये इसमें ये करते हैं टैक्सोनॉमी में। अगर 4 चीजें कर रहे हैं हम, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो ये कहलाता सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स टर्म थी मित्रों लीनियस साहब ने दी। सिस्टमैटिक्स क्या है देखिए, मैं मित्रों एक्चुअल में ना मेरा जो है टारगेट वो मैं मित्रों बताऊंगा आपको टाइम टू टाइम कि डाइवर्सिटी में एक्चुअल में बात क्या है। डाइवर्सिटी एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं या जो पढ़ाते हैं, हम देखते हैं लोगों को भी, तो दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि बात होती कुछ है, उसको बताया कुछ जाता है, तो दिक्कत आती है। एक्चुअल में बात कुछ होती है और बताया कुछ जाता है। अब किताब में देख लीजिए, आप किताब से ही लेते, किताब में स्टार्टिंग कर दीजिए, पहले बताया टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिक क्या है वो, फिर हिस्ट्री बताई, या पहले हिस्ट्री बताई फिर इनके बारे में बताया, ठीक है बता दिया। लेकिन मित्रों उसमें फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप बताना मुझे, मैं लिखता हूं मित्रों। टैक्सोनॉमी अगर मैं लिखूं, टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में हम 3 चीजें स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और एक स्टडी करेंगे मित्रों हम क्लासिफिकेशन की। इसमें क्लासिफिकेशन भी आएगा, क्लासिफिकेशन। अगर वही बात आ जाती है सिस्टमैटिक्स के अंदर, सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं 4 पॉइंट्स को लेके, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसको एफिनिटीज भी बोल देते हैं, एफिनिटीज, ठीक है ना? वो मैं बताऊंगा क्या होती है एफिनिटी, वो बाद में बताऊंगा, पहले वो बात समझिए जो मित्रों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जी, टैक्सोनॉमी में 3 पॉइंट्स की स्टडी है, सिस्टमैटिक में 4 पॉइंट्स की स्टडी है। एक पॉइंट और जुड़ गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उनका जब आप ग्रुपिंग कर लो, क्लासीफाई कर लो, तो उनके आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखो
कि किसका किसके साथ ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है या कौन किसके ज़्यादा नज़दीक है एवोल्यूशनरी, इस तरह का रिलेशन भी बनाना। तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है इनमें से? मतलब फीलिंग कौन से की आ रही है जो ज़्यादा बेटर हो? तो मित्रों मुझे पता है कि आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, कि जी इसमें तो हम 3 पॉइंट्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बायोडाइवर्सिटी की, किसी भी एरिया की बायोडाइवर्सिटी की हम स्टडी कर रहे हैं 3 पॉइंट्स को लेके, और इसमें स्टडी कर रहे हैं 4 पॉइंट्स को लेके, तो ये मॉडर्न होगा। और मित्रों आपसे मैं ये पूछूं कि अगर ये मॉडर्न है तो मॉडर्न चीज़ कब आती है? मॉडर्न चीज़ कब आती है? सोचना भाई, कोई भी चीज़ मॉडर्न चीज़ तब आती है जब पहली चीज़ में कुछ कमियां हो। अगर आपको ये मॉडर्न लग रहा है, मान लो, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा, मान लो आपको मॉडर्न लग रहा है, तो मॉडर्न चीज़ मित्रों तब आती है अगर पहली चीज़ में कोई कमियां हो। मानते हो ना? ठीक है। अब जैसे मित्रों मैंने बताया कि लिनियस साहब ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनमें कुछ कमियां लगेंगी तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कुछ और क्लासिफिकेशन आए, ठीक है। मॉडर्न आपको ये लगा, इसका मतलब मॉडर्न क्यों लगा आपको? क्योंकि आपको इसमें ये लगा कि इसमें तो जी 3 पॉइंट्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं हम 4 पॉइंट्स को लेकर स्टडी, तो ये मॉडर्न है और मॉडर्न चीज़ है, तो इसमें कमियां लगी होंगी तो ये आया होगा। आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि जी इस सिस्टम वालों को जो ये थे इनको कमियां टैक्सोनॉमी में लगी होंगी तो ये आया होगा, ऐसे ही लग रहा है ना। लेकिन मित्रों आपको मैं ये बता दूं कि ये सिस्टम आ चुका था 1753 में और ये सिस्टम आया था 1813 में। तो पहले तो भैया ये सिस्टम आया है टैक्सोनॉमी वाला, ये सिस्टमैटिक्स वाला। ये लिनियस साहब ने सिस्टेमा नेचर के अंदर 1753 में, और मित्रों जो सिस्टेमा नेचर की जो बुक थी 1 मई 1753 को जो लिखी गई थी, जो पब्लिश हुई थी, वो 10th एडिशन था। ये 1753 में जो है 10th एडिशन है, 10th एडिशन। लेकिन एक एडिशन और आया था जो 1735 में आया था, फर्स्ट एडिशन 1735 में आ गया था मित्रों। तो 1735 में भी था, जबकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी हम देखेंगे तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो लिनियस साहब ने दिया उसकी 2 ये डेट्स हैं, 1735 1753, वो भी हम देखेंगे। चलो वो बाद की बात है, पहले मैं जो मित्रों फोकस करके आपको समझाना चाहता हूँ वो समझिए कि जी पहले आपको क्या लगा जब मैंने ये कुछ नहीं लिखा था, तो आपको फीलिंग ये आई कि जी इसमें 3 पॉइंट्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम 4 पॉइंट्स को लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न होगा जरूर। और जिन्होंने ये दिया उन लोगों को इसमें कुछ कमियां लगी होंगी तो ये दिया होगा, यही फीलिंग आई थी मित्रों, ठीक है। लेकिन अब सोचिए कि ये सिस्टम पहले आया था, लिनियस साहब ने दिया 1753 में, मान लीजिए 1753 ही मान लीजिए, 10th एडिशन में दिया था सिस्टेमा नेचर के अंदर। और सिस्टेमा जो लेटिन शब्द था वहां से ही इसका लिया वर्ड, सिस्टेमा वर्ड से सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक्स बोले तो एक सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट करना, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब है सिस्टेमा का। तो लेटिन वर्ड है सिस्टेमा, सिस्टेमा से लिया गया है शब्द सिस्टेमैटिक, जिसका मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो लिनियस साहब ने ये पहले दिया था, आइडेंटिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना और उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या और एफिनिटी को स्टैब्लिश करना। ये दिया एपीडे कंडोल साहब ने 1813 में। एपीडे कंडोल है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये दिया एपीडे कंडोले, एपीडी कैंडोले, कैंडोले, ये दिया इन साहब ने 1813 में। ये बाद में आया। अब कहोगे, अब आप खुद सोचने लगे होंगे कि गुरुजी एक बात बताओ, इसमें 4 पॉइंट है, इसमें 4 पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं जो पहले आया सिस्टेमैटिक्स। अब एपीडे कंडोल साहब
इसमें 3 पॉइंट्स पर क्यों आ गई? बल्कि ये होना था कि अगर ठीक है पुराना वाला जो है, पुराने वाले में होता ये है कि पुराने वाले में जब लोगों को कमियां लगती हैं, सिस्टम को कमियां लगती हैं, तो आने वाली जो एडवांस चीज़ होती है वो और बेटर होती है। ये इवोल्यूशन का रूल है मित्रों, कि इवोल्यूशन कैसे होगा, चाहे सिस्टम में हो, चाहे किसी भी मतलब इंसान में हो, ऑर्गेनिजम्स में हो, मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, इंसान की नहीं, ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हो या मित्रों किसी सिस्टम में इवोल्यूशन हो, इवोल्यूशन हमेशा कमियों को निकालता है, ना कि कमियां डालता है। इवोल्यूशन परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है, स्लो होता है, परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है और एंडलेस होता है। कमियां तो मित्रों हमेशा रहती हैं, कमियां रहती हैं, जैसे जैसे टाइम निकलता बीतता जाता है, फ्यूचर आता जाता है, कमियां दिखती जाती हैं, उन कमियों को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए नई नई चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर एक बात बताओ कि ठीक है लीनियस साहब ने इन 4 पॉइंट्स को लेकर किया, फिर बात आ जाती है 1813 में एपी डे कंडोलेस साहब टैक्सोनॉमी टर्म दे रहे हैं मित्रों, टर्म गिवन बाय लीनियस साहब, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी टर्म गिवन बाय एपी डे कंडोले इन 1813, याद रखना, क्योंकि मित्रों हम देखेंगे लीनियस साहब का जाने का वक्त था दुनिया से 1778, और जब ये दुनिया से जा रहे थे ना, तब ये दुनिया में आ रहे थे, एपी डे कंडोल साहब जब ये जा रहे थे। इन 1778 में डेथ हुई कार्लस लीनियस साहब की, बहुत बड़ा नाम है मित्रों, वो भी आएगा कैसे है कार्लस लीनियस, टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा नाम, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं भाई, ठीक है ना, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है बाकायदा, तो बहुत बड़ा नाम है, बताऊंगा वो कैसे, वो हम स्टेप टू स्टेप करते रहेंगे। ये जब गई तब कंडोले साहब दुनिया में आए, तो और ये लीनियस साहब ने पहले दिया सिस्टमैटिक वर्ड, टर्म जो दी पहले दी, और इसमें 4 चीज़ों की स्टडी करना ये होता है सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ों की स्टडी करना ये होता है ये टैक्सोनॉमी, ठीक है, जो एपी डे कंडोल साहब ने 1813 में दी। अब दिमाग में जो आपका क्वेश्चन था मैं अभी रिमूव करता हूं मित्रों, ध्यान से सुनिए। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका ये है कि सर जी जब फ्यूचर में तो चीज़ें एडवांस होती हैं, ना कि ऐसा कि उनमें से चीज़ें घटाई जाती हैं, कम की जाती हैं, थोड़ी बढ़ाई दी जाती है बल्कि, ठीक है ना, तो इसमें 1 पॉइंट कैसे कम कर दिया। अब सुनिए मित्रों, जो सिस्टमैटिक्स है ना, दिखने को तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा सेम का मतलब सोच रहे हो कि गुरुजी 1 पॉइंट इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ये सेम कहाँ है, मतलब वैसे तो दिख रहा है ना 1 ही पॉइंट ज़्यादा है, वैसे तो सेम दिख रहा है ना, लेकिन मित्रों एक्चुअल में ये सेम नहीं है। चलो मान लो यार, मैं मान लो ये पॉइंट मिटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये है वैसे, लेकिन मान लो मित्रों मैंने हटा दिया, अब तो सेम दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो मित्रों अब सेम दिख रहा है, लेकिन ये सेम है नहीं, मैं ये कह रहा हूं। सुनिए कैसे सेम नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना, जो लीनियस साहब ने बताया जिन चीजों के बारे में, ये केवल स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए मैं ये मिटा देता हूं, जो सिस्टमैटिक्स है ना एक्चुअल में वो क्या है, स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड their relationship and their evolutionary relationship। सिस्टमैटिक्स केवल एक स्टडी है किसकी, काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके इवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उनकी। ये क्या है, टैक्सोनॉमी। एक्चुअल में ये स्टडी भी है, ये प्रैक्टिस भी है और एक थ्योरी भी है। दिस इज ए प्रैक्टिस, दिस इज ए थ्योरी। प्रैक्टिस है
यहां पे ये प्रैक्टिस नहीं, ये स्टडी है कि जी ठीक है कितने तरह के हैं ये देखिए, उनकी स्टडी कर लीजिए, समझना बात को। लेकिन ये साहब ने सिस्टमेटिक में कहा, सिस्टमेटिक ये कहती है कि जी कितने तरह के हैं ये देख लीजिए और कितने डाइवर्सिटी है ये देख लीजिए, देखिए, और देखने के बाद उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करिए। बट देयर इज नो एनी प्रैक्टिस, कोई प्रैक्टिस नहीं थी यहां सिस्टमैटिक्स में। बट टैक्सोनॉमी इज द प्रैक्टिस, स्टडी एंड थ्योरी इन विच, जिसमें इन पॉइंट्स को लेकर प्रैक्टिस की जाती है। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ये तो मित्रों बाद में इन चीजों को थोड़ा लिख दिया इस फॉर्म में, असली मुद्दा ये था, ये एडवांस नहीं था। एडवांस टैक्सोनॉमी ही है जो कंडोले साहब ने 1813 में दिया था। लेकिन ये साहब तो सिस्टमैटिक्स वर्ड लिया सिस्टेमा से, जिसका मतलब था कि द स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है, एंड स्टैब्लिश बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन देम, बस और कुछ नहीं था, केवल उनकी स्टडी करना। इसमें मित्रों हम देखेंगे केवल हम स्टडी ही नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिसेस भी करेंगे। ये प्रैक्टिस है, आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन के लिए थ्योरी है। तो टैक्सोनॉमी इज ए प्रैक्टिस, थ्योरी एज वेल एज ए स्टडी बाय टेकिंग दीज 3 पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जिनमें इन चीजों की स्टडी की जा रही है, इन चीजों की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिसेस ऑफ दीज टर्म्स इन थ्योरी, बात समझ में आई मित्रों? प्रैक्टिस, थ्योरी, ओनली स्टडी, नो प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? तो अब बताइए, अब मुझे बताइए मित्रों कि अब कौन सा एडवांस लग रहा है आपको? लग रहा है ना ये एडवांस टैक्सोनॉमी वर्ड, इसीलिए हम टैक्सोनॉमी ही बोलते हैं। मॉडर्न हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, सिस्टमेटिक नहीं बोलते। लिखने वालों ने लिख दिया जी कि इसमें हम पॉइंट स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, एक हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की, और एक हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप। अब मित्रों इस तरह से लिखेंगे तो एडवांस तो ये दिखेगा ही। अब खुद सोचिए, जब ये इतना एडवांस है, ये नहीं है, तो क्यों हम टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी वर्ड करते रहते हैं? हम सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक क्यों नहीं करते? कि हमें सिस्टमैटिक करनी है, हमें इस एरिया की सिस्टमैटिक्स करनी है, हम क्यों नहीं बोलते भाई? हम क्यों बोलते हैं मित्रों कि हमने इस एरिया की प्लांट टैक्सोनॉमी की? हमने ये क्यों नहीं बोलते हमने इस एरिया की प्लांट सिस्टमैटिक की? सुना किसी ने ये बोलते हुए कि मैंने इस एरिया की प्लांट सिस्टमैटिक्स की? क्या बोलते हैं? हमने इस एरिया की प्लांट टैक्सोनॉमी की, मैंने इस एरिया की एनिमल टैक्सोनॉमी की या टैक्सोनॉमिक स्टडी की, ठीक है, इस एरिया की टैक्सोनॉमिक स्टडी प्लांट्स की या एनिमल की टैक्सोनॉमिक स्टडी की। ये क्यों नहीं बोलते सिस्टमैटिक स्टडी की? नहीं बोलते ना, क्योंकि टैक्सोनॉमी इज ए प्रैक्टिस एज वेल एज थ्योरी, इसीलिए। ठीक है मित्रों, एक और आती है नियो सिस्टमैटिक्स, वो भी देख लीजिए मित्रों। नियो सिस्टमैटिक्स क्या है? एक टर्म आई बाद में, नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स मित्रों, जो ये टर्म आई, ये एक्चुअल में टर्म आई इन 1940 में, और इस जो देने वाले थे जूलियन हक्सले। ओहो,
इन्होंने दी ये टर्म इन 1940 में, नियो सिस्टमैटिक्स। समझना बात को। इस नियो सिस्टमैटिक्स को मित्रों और हम अगर बोलना चाहें बायो सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, बायो सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स। और अगर बोलना चाहें इसको मित्रों हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये ज्यादा चालाक निकले। कैसे? इन्होंने कलेश ही खत्म कर दिया। इन्होंने देखा कि यार सिस्टमैटिक में इवोल्यूशनरी स्टडी हो रही है लेकिन टैक्सोनॉमी में नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया नियो सिस्टमैटिक्स, अपनी बात को और बढ़ाने के लिए। थोड़ी कमियां लगी हूं इनको, या फिर कमियां क्या मतलब, इनको लगा कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, उनको सॉल्व आउट करने के लिए कुछ चीज़ें और बताई जाएं, कुछ चीज़ों की आप और स्टडी करिए जिससे कि जो टैक्सोनॉमिक स्टडी हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पहले समझिए कि इसमें नियो सिस्टमैटिक में बताया क्या। तो मित्रों नियो सिस्टमैटिक्स में ऐड किया, सिस्टमैटिक्स में अगर हम सिस्टमैटिक्स ना बोले बल्कि टैक्सोनॉमी में कुछ स्टडी और ऐड कर दें, कुछ स्टडी और ऐड कर दें, मतलब टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर प्लस कुछ चीज़ों की स्टडी और कर दें। टैक्सोनॉमिक स्टडी तो है ही, कुछ चीज़ों की स्टडी और कर दें हम, जैसे कि साइटोलॉजिकल स्टडी, साइटोलॉजिकल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये स्टडी ऐड कर दें अगर हम टैक्सोनॉमी के साथ, टैक्सोनॉमी प्लस ये स्टडी और हम ऐड कर दें तो बन जाती है नियो सिस्टमैटिक। नियो सिस्टमैटिक का ये मतलब है टैक्सोनॉमी के साथ साथ इन चीज़ों की स्टडी करना। और मित्रों ये जो चीज़ें हैं जो की गई, इनके लिए तो बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए भाई। साइटोलॉजिकल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी में भी मित्रों हम देखेंगे काफ़ी सारी हैं, जैसे कि जेनेटिक स्टडी हो गई, एक हो गया तुम्हारा इवोल्यूशनरी स्टडी हो गया, ठीक है ना, और भी हैं जो डेवलपमेंटल स्टडी में आते हैं, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन चीज़ों की स्टडी के लिए मित्रों हमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मशीन्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए। अगर नियो सिस्टमैटिक की स्टडी के लिए हम जाते हैं तो ऐसे ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि साइटोलॉजिकल स्टडी, सेल की स्टडी करना, डेवलपमेंटल स्टडी करना तो बिना मशीन्स के और बिना कंप्यूटर के पॉसिबल नहीं है। तो नियो सिस्टमैटिक्स के लिए हमें काफ़ी सारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे मतलब बड़े स्केल पर देख करना पड़ेगा काम, अगर नियो सिस्टमैटिक हम करते हैं। नियो स्टडी हम नियो सिस्टमैटिक के हिसाब से करते हैं, ठीक है ना, स्टडी। लेकिन अगर टैक्सोनॉमी केवल करें तो करना क्या है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? टैक्सोनॉमिक स्टडी करनी है हमें किसी फील्ड में जाके। क्या लेकर जाओगे? ना कंप्यूटर लेके जाने की जरूरत है, ना कुछ लेके जाने की जरूरत है। क्या लेकर जाना है? ठीक है, आपने फील्ड स्टडी कर रखी हो, थोड़ी बहुत फील्ड स्टडी, और आपने जो लैबोरेटरी स्टडी कर रखी है, ठीक है, लेकर क्या जाना है, बात इस पर आते। पेन, एक कॉपी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाइए, करिए टैक्सोनॉमिक स्टडी, कोई टेंशन नहीं है, इजीली हो जाएगी। बेटर है, नियो सिस्टमैटिक बेटर है, मैं ये कह रहा हूं, बेटर है नो डाउट, बट सिंपल ये है भाई, बेटर ये है क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, टैक्सोनॉमिक और ये भी स्टडी ऐड कर रहा। किसी भी डाइवर्सिटी के बारे में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करें, उसके साथ साथ ये भी स्टडी करें, तो ये तो बेटर है। हम आराम से उसके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कर सकते हैं मित्रों? कारण है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए ना हमें चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर्स, कि दो ऑर्गेनिज्म हैं,
दो ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज़्यादा है। दो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ए है, एक बी है, एक मित्रों सी है। अब मैं कहूँ ए और बी के बीच में 50 कैरेक्टर्स मिलते हैं और ए और सी के बीच में मिलते हैं 20 कैरेक्टर, मानना बात को। इसके अंदर ए और सी के बीच में 20 कैरेक्टर मिले और ए और बी के बीच में क्या मिले, या ऐसे करो मित्रों, मैं ये मिटा देता हूं तब समझाता हूं इस बात को। देखिए ध्यान से सुनना, ए बी सी डी ई मैंने इस तरह से लिखा। अब देखा ये 5 स्पीसीज हैं और मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सी इवोल्यूशनरी किसके ज़्यादा नज़दीक है, प्रिमिटिव कौन है और मतलब एडवांस कौन है, प्रिमिटिव कौन है, ये देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं मित्रों, हम स्टडी क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाएंगे। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैच करने के लिए हमें मैक्सिमम कैरेक्टर्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर जिसके बीच में मिल जाए उसको हम बोलेंगे कि फिर वो स्पीसीज आपस में ज़्यादा क्लोज है इवोल्यूशनरी। देखिए जैसे मान लीजिए ए से और ई का मैंने कंपैरिजन किया, 80 कैरेक्टर्स मिल गई। ए से मैंने सी का किया 40 मिले, ए से मैंने इसका किया 30 मिले, इसका किया 70 मिले। अब बताओ ये ग्रुप्स थे, ये ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज थी। अब इसके बेस पर, सिमिलरिटी के बेस पर कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, इसके बेस पर मैं इनको सफल करके इनके बीच में एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बना सकता हूं। कैसे? ए के पास कौन है? ई, ई ज्यादा क्लोज है। उसके बाद मिल रहा है कौन? सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी। देखो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने मित्रों स्टैब्लिश कर दिया। लेकिन इस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए मित्रों मुझे 2 चीजें करनी पड़ी। एक तो करना पड़ा कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स को मैच करना पड़ा, और मैक्सिमम कैरेक्टर्स आप कब निकाल सकते हो? मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपको तब पता लगेगा जब आप न्यू सिस्टमैटिकल स्टडी करोगे, न्यू सिस्टमैटिक्स करोगे, क्योंकि न्यू सिस्टमैटिक्स में ही मैक्सिमम कैरेक्टर्स को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टैक्सोनॉमी भी है और साथ साथ में और स्टडीज भी हैं, जैसे साइटोलॉजिकल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो वहां से हमें कैरेक्टर्स का मैक्सिमम पता लगेगा। ठीक है, केवल टैक्सोनॉमिक स्टडी के भरोसे बैठे रहे, केवल टैक्सोनॉमिक स्टडी से तो मित्रों हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकते, ये भी ध्यान रखना। एक बात और मित्रों, किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बता सकते, ठीक है ना? किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर नहीं बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये ही मैं पूछ लेता हूं कि ये बताओ कि 3 चैम्बर्ड हार्ट एडवांस है या 4 चैम्बर्ड हार्ट एडवांस है? अगर केवल मैं पूछूं, मुझे पता है आपका जवाब होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट जी ज़्यादा एडवांस है, ठीक है ना, 3 चैम्बर्ड प्रिमिटिव है। लेकिन मित्रों ये गलत है, क्योंकि एक कैरेक्टर के बेस पर, एक या 2 कैरेक्टर के बेस पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अगर हमने ये कर दिया तो गलती होगी। बात समझ में आई? तो करना क्या होता है? करना ये होता है कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स को लिया जाता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स लेंगे, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे और फिर उनको हम सफल कर देंगे। जैसे हमने शफलिंग की ना मित्रों, यहाँ ये पहले ऐसे थे, फिर हमने क्या किया? शफल कर दिया, शफल कर दिया ग्रुप को जब शफल कर दिया तो अब सफल होने के बाद ये जो बना है, ये जो बनी है हायरार्ची, ये हायरार्ची बनी कैसे है? ये हायरार्ची ये दिखा रही है, इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दिखा रही है कि कौन किससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लोज है और कौन किससे इवोल्यूशनरी डिस्टेंस पर है। तो ये इवोल्यूशनरी इससे नज़दीक है, बी इससे इवोल्यूशनरी दूर है।
ये हायरार्ची ये दिखाती है। क्या ये दिखा रही थी? ये नहीं दिखा रही थी, ये तो रैंडम थी। तो एवोल्यूशन को क्या कह रहे, करैक्टर्स को मैच करके हमने ग्रुप में सफलिंग कर दी। सफलिंग से वो जो ग्रुप्स हैं वो अरेंज हो गए अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये फायदा होता है मैक्सिमम करैक्टर्स का। और मैक्सिमम करैक्टर्स किसमें है? न्यू सिस्टमैटिक्स में। अब देखिए, मैं बात कर रहा था मित्रों कि न्यू सिस्टमैटिक जूलियन हक्सले जो दिया था, जिन्होंने इन 1940 में जो दिया था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि यार सिस्टमैटिक्स के अंदर तो इवोल्यूशनरी वो भी है, तो न्यू सिस्टमैटिक्स और जबकि जो टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रही। तो इन्होंने कुछ और ये बताया कि जी आप एक काम करिए, अगर अब भी दिक्कत हो रही है आपको तो आप स्टडी का दायरा बढ़ाइए अपना। न्यू सिस्टमैटिक्स में स्टडी का दायरा बढ़ाया गया। जैसे कि टैक्सोनॉमी में स्टडी का दायरा कहाँ तक था? एक स्टडी का दायरा था आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर था। ये टैक्सोनॉमी का दायरा था स्टडी का। मैं स्टडी का कह रहा हूँ, केवल स्टडी का कह रहा हूँ। सिस्टमैटिक में जो दायरा था स्टडी का वो कहाँ तक था? स्टडी में दायरा था स्टडी करने का किसी भी एरिया की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन दिक्कतें आने लगी टैक्सोनॉमिस्ट को दिक्कतें आने लगी। जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिस्ट थे उनको दिक्कतें आने लगी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में। तो फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर और स्टडी का दायरा बढ़ाया गया। जब और स्टडी का दायरा बढ़ाया गया, उस दायरे के अंदर क्या चीजें की स्टडी ऐड की गई? साइटोलॉजिकल स्टडी ऐड की गई, डेवलपमेंटल स्टडी को ऐड किया गया और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया गया। ये एडिशन करने के बाद फिर एक नई स्टडी का दायरा बनता है, एक नई टर्म बन जाती है न्यू सिस्टमैटिक्स। और न्यू सिस्टमैटिक्स गिवन बाय जूलियन हक्सले इन 1940। ठीक है ना? लेकिन अब न्यू सिस्टमैटिक्स की स्टडी हर चीज के लिए तो जरूरी नहीं है। जो इजीली हम कर पा रहे हैं, जिनकी टैक्सोनॉमिक स्टडी, वो तो हम इजीली कर ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी हमें? अगर हमें कहीं दिक्कत आती है टैक्सोनॉमिक स्टडी में। टैक्सोनॉमिक स्टडी में और उस टैक्सोनॉमिक स्टडी के बाद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिशमेंट करने में अगर हमें कहीं दिक्कत आती है, तब न्यू सिस्टमैटिक का सहारा लिया जाएगा। अगर इजीली कर ले जा रहे हैं तो क्यों फालतू का खर्चा करना भाई? उसमें की न्यू सिस्टमैटिक की स्टडी करने के लिए तो मित्रों बहुत सी चीजें चाहिए आपको। मशीनें चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है ना, और माइक्रोस्कोप्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, क्योंकि साइटोलॉजिकल स्टडी भी है वहाँ, डेवलपमेंटल स्टडी भी है। फिर अलग अलग फील्ड के लोग भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही कर लोगे, अलग अलग फील्ड के लोग भी चाहिए, क्योंकि उसमें जेनेटिक स्टडी भी आएगी। जेनेटिक स्टडी आप कैसे कर लोगे बताओ? साइटोलॉजिकल स्टडी भी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो न्यू सिस्टमैटिक केवल टैक्सोनॉमी की हेल्प के लिए है। जितना काम चल सकता है, जितना टैक्सोनॉमी हो जाती है, जितनी स्टडी, टैक्सोनॉमी नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे जितनी टैक्सोनॉमिक स्टडी हो जाती है 3 पॉइंट से लेकर, उतना कर लेते हैं। अगर किसी फील्ड की टैक्सोनॉमिक स्टडी में एक प्रॉब्लम आती है, क्लासिफिकेशन में ना आकर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनाने में जो प्रॉब्लम आती है, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में जब प्रॉब्लम आती है, तो हेल्प ली जाती है न्यू सिस्टमैटिक्स की। मित्रों, हम 2 चीज और पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कीमो टैक्सोनॉमी, एक पढ़ेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में भी हम यही पढ़ेंगे कि साइटोलॉजिकल स्टडी जिसमें की जाए। साइटोलॉजिकल स्टडी मित्रों, क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलेंगे साइटोलॉजिकल स्टडी। एक है कीमोटैक्सोनॉमी स्टडी। कीमोटैक्सोनॉमी स्टडी में केमिकल्स की स्टडी करेंगे। केमिकल्स की स्टडी जैसे अमीनो एसिड की स्टडी करना, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करना, प्रोटीन की स्टडी करना, लिपिड्स की स्टडी करना, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड की स्टडी करना, अमीनो एसिड्स की स्टडी करना। ये बात समझ में आई? लेकिन ये इनका रोल तब है कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी का, जब टैक्सोनॉमिक स्टडी में कहीं प्रॉब्लम आए। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब तो ठीक है,
कोई टेंशन नहीं है, किए जाओ। हाँ, अगर प्रॉब्लम आ रही है, क्लासिफिकेशन तक कर लिया, आपको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लम आ रही है या आइडेंटिफिकेशन में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, तब आप उन चीज़ों का भी सहारा लीजिए अगर प्रॉब्लम है तो। प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम आ गई, तो 2 स्पीसीज हैं, 2 पौधे हैं। अब लग तो वो एक स्पीसीज के रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फिर भी डाउट है। मान लीजिए 2 पौधे मिले, 2 पौधे मित्रों आपको मिल गए। अब 2 पौधे आपको 99% तो लग रहे हैं वो एक ही स्पीसीज के, लेकिन 1% आप डाउट में हो कि यार ये अलग भी हो सकते हैं, मान के चलो। तब क्या करोगे आप? तब एक काम करो, केमिकल्स देख लो, क्योंकि मित्रों हर स्पीसीज के केमिकल अलग होते हैं। ठीक है, आप अमरूद के पत्ते को चबाइए, आपको टेस्ट अलग आएगा। आप नीम के पत्ते को चबाएंगे, टेस्ट अलग आएगा। या नीम छोड़ो, नीम से तो मित्रों आपकी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, नीम मत खाना। जामुन लगा लीजिए, ठीक है, अमरूद का पत्ता आपने चबाया, उससे फ्लेवर अलग, मतलब टेस्ट अलग आया, और जामुन का पत्ता चबाया, उससे अलग आया। केमिकल्स अलग अलग बनते हैं ना, हर स्पीसीज अलग अलग बना रही है केमिकल, समझिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है कि नहीं 2 चीज़ों को लेकर कि यार ये एक के हैं या नहीं हैं, तब वहाँ जाकर आप अदर स्टडी का सहारा लेकर अपनी टैक्सोनॉमिक स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। केवल वो सहारे हेल्प करने के लिए है कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड नियोसिस्टेमैटिक्स। नियोसिस्टेमैटिक्स को मित्रों बोला गया, मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, नियोसिस्टेमैटिक तो बोला ही गया, और इसको बायोसिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। तो ये तो थी मित्रों आज की क्लास। अब मित्रों हम पढ़ेंगे कैसे, मैं इस बात को बताता हूँ। हमें पढ़ना कैसे है? हम मित्रों ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि जी पहले हमने करा दिया डाइवर्सिटी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, ये सारी चीज़ें करा दी, उसके बाद अब हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री करा दी, ठीक है, हो गया। ऐसे नहीं कराना। या पहले हिस्ट्री ले ली फिर ये चीज़ पढ़ा दी, इस तरह से मित्रों हमें नहीं पढ़ना। मैं कुछ अलग तरीके से आपको कराना चाहता हूं डाइवर्सिटी को। वो अलग तरीका क्या है वो सुनिए मित्रों। मेरा जो अपना ओपिनियन है, डाइवर्सिटी ना एक जर्नी है। डाइवर्सिटी एक जर्नी है, एक सफर है। कहां से कहां तक? अरिस्टोटल के टाइम से लेकर यहां तक, आज तक, अब तक जो आप मुझे सुन रहे हो, ये जर्नी है डाइवर्सिटी। ये एक सफर है अरिस्टोटल के टाइम से लेकर यहां तक। तो इस सफर को हम एक सफर की तरह ही चलेंगे, जर्नी को जर्नी की तरह ही देखेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम मित्रों? ऐसे पढ़ेंगे, जब टाइम होगा अरिस्टोटल साहब का तो मैं बोर्ड पर नोट कर दूंगा कि भैया अरिस्टोटल साहब इतने से इतने तक रहे और ये टाइम है अरिस्टोटल साहब का, और हम आ गए अरिस्टोटल के टाइम में। समझो बात को, ठीक है ना? अरिस्टोटल साहब जिस टाइम में होंगे, यहां से लिखकर यहां तक मैं उनका टाइम लिख दूंगा, बोर्ड हो जाएगा टाइम जो उन्होंने काम किया, उस टाइम में वो बोर्ड पर लिखा जाएगा, और मैं और आप उस टाइम को ही फील करेंगे तब कि हम 2022 में नहीं है। अगर अरिस्टोटल की हम बात करेंगे तो हम अपने आप को ये रख कर करेंगे कि हम अब हैं अरिस्टोटल के टाइम में, ठीक है ना? मतलब इमेजिन ही तो करना है। कौन सा मैं तुम्हें टाइम मशीन से लेकर जा रहा हूं कि गुरुजी ले गए नहीं लौटा के लाए तो मामला फंस जाएगा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। इमेजिन ही तो करना है, इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन मित्रों आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है, नो डाउट। बस आपको फीलिंग लानी है और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो मित्रों इस तरह से करेंगे। जब अरिस्टोटल साहब का टाइम चलेगा तो अरिस्टोटल साहब के टाइम को हम नोट कर लेंगे, बोर्ड पर उनका वर्क करेंगे, उस तरह की हम फीलिंग लाकर सोचेंगे। उस टाइम पर लोग कैसे सोचते थे, अरिस्टोटल साहब कैसे सोचते थे, क्या क्या काम किया, हम भी उनकी तरह सोच कर देखेंगे। वैलिड? अरिस्टोटल साहब का टाइम खत्म हो जाएगा, उस समय से हम निकल आएंगे, मैं भी निकल आऊंगा, आप भी निकल आओगे। आ गए जी थियोफ्रास्टस के टाइम पे, थियोफ्रास्टस का टाइम ड्यूरेशन डाल देंगे। थियोफ्रास्टस साहब ने यहां से यहां तक जिए,
बोर्ड पर काम करेंगे उनका, ये काम रहा था उनका, और फील करेंगे उनके समय को। मैं भी फील करूंगा, आप भी फील करना, देखना कितना मजा आता है। इस तरह से पढ़ेंगे मित्रों डाइवर्सिटी को। हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बुक लेके बैठ गए, सारा पढ़ लिया, फिर हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद देखा कुछ भी नहीं आता, सब गायब। इस तरह से बेकार। मित्रों हम देखेंगे क्या क्या दिक्कतें आई। जैसे अभी दिखाया था ना आपको, अभी दिखाया था ना कि सिस्टमेटिक तो ये कहता है, टैक्सोनॉमी ये कहती है, तो फीलिंग आपको क्या आ रही थी? सच बताइए। फीलिंग आपको मित्रों ये आ रही थी कि सिस्टमेटिक जरूर टैक्सोनॉमी के बाद आई होगी टर्म, क्योंकि लोगों को लगा होगा टैक्सोनॉमी में तो ये 3 पॉइंट हैं और इनका दायरा बढ़ाने के लिए एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को और जोड़ा जाए, तो एक नई टर्म दी एपी उसने लीनियस साहब ने, वो है सिस्टमेटिक्स। यही फीलिंग आई थी मित्रों, मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी यही फीलिंग आई थी। वैलिड, यही फीलिंग आई होगी आपको भी। तो ये टर्म बाद में आई, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि लीनियस साहब सिस्टमेटिक टर्म पहले देकर गए थे और कंडोले साहब ने टैक्सोनॉमिक टर्म बाद में दी। तो भैया अगर इन चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ना है ना मित्रों, अच्छी तरह सीखना है इन चीज़ों को, तो हमें उनके समय में जाकर ही देखना पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा उनके समय में, ठीक है, नहीं जा सकते, कम से कम इमेजिनेशन को तो लेके जा सकते हैं हम, फिजिकली नहीं जा सकते, अपनी सोच को तो लेकर जा सकते हैं ना मित्रों। अरिस्टोटल साहब के टाइम पर, थियोफ्रास्टस साहब के टाइम पर, लीनियस साहब के टाइम पर, अर्नस्ट मेयर साहब के टाइम पर, और अपने ये आर.एच. वतेकर साहब के टाइम पर। जब हो जाएंगे सबके टाइम तो फिर से अपनी सोच को ले आएंगे 2022 में। क्या टेंशन है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो मित्रों हम टैक्सोनॉमी को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, एक जर्नी की तरह पढ़ेंगे, ये याद रखना। इस मोटिव से पढ़ना है कि टैक्सोनॉमी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक जर्नी है। जर्नी कहां से कहां तक? अरिस्टोटल साहब के टाइम से लेकर अब तक जो भी प्रेजेंट चल रहा है जर्नी है, और जर्नी की तरह ही हम इसको करेंगे। ठीक है मित्रों, बाकी आपने आज की क्लास से कैसा फील किया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। कोई क्वेरीज है आपकी तो कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेरीज पूछना कि सर जो भी क्वेश्चन हो आप मित्रों बेझिझक मेरे से पूछा करें। ठीक है, आपने आज की क्लास टैक्सोनॉमी मैंने पढ़ाई है मित्रों, इससे पहले तो जेनेटिक्स करा रहा था मैं, है ना, और मुझे तो डर था कि चलो मैं आज टैक्सोनॉमी करा तो रहा हूं, कभी गलती से ऐसा ना हो कि लीनियस साहब और एपी डे कंडोले साहब, ठीक है ना, जूलियन हक्सले या कुछ भी है, कहीं बार बार मेंडल साहब का नाम आ जाए, क्योंकि मेंडल साहब दिमाग से निकल नहीं पाते हैं मित्रों मेरे, ठीक है ना, तो चलती रहती है जेनेटिक्स, तो वही है। तो मुझे डाउट था ये कभी जेनेटिक्स वाला मामला ना हो जाए, पर चलो ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी दिक्कत आई नहीं। तो मित्रों जैसा फील किया हो आज की क्लास में आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, ठीक है ना। और मित्रों अब हम जो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे वो एक सब्जेक्ट ना मानकर एक जर्नी मानकर, क्या जर्नी बोले तो सफर, जर्नी की तरह हम इसको पढ़ेंगे। सफर लेंगे हम अरिस्टोटल साहब से लेकर जो अब तक है, अब तक का सफर। ठीक है मित्रों, ओके, थैंक यू सो मच मित्रों, बाय।